हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट का बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 19 को हम लोगों ने कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी हमारे 6 राइट्स जो दिए गए थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे किया हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे आगे का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 के बारे में। ये इस आर्टिकल को आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 में क्या कहता है इसके बारे में पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी प्लस के चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब इन तमाम सोशल मीडिया के हैंडल में भी आप यहाँ पे स्टडी प्लस को सर्च करके जुड़ सकते हैं, और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फेसबुक या इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का सवाल है, कुछ क्वेश्चन चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप चाहें तो वीडियो के कमेंट्स में भी आप लोग कनेक्ट होकर रह सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं हूँ यशवंत कुमार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में मुख्य रूप से आर्टिकल 20 का है। आर्टिकल 20 में क्या कहता है इसे हम लोग बाकायदा बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आखिर 20 अवेलेबल है तो क्यों इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है। जो भी स्टूडेंट लगातार मेरे वीडियो को देखते होंगे उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलता होगा। आर्टिकल 20 और 21 ये आर्टिकल ऐसे हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इसे हटाया नहीं जा सकता है। यूँ तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी हालत में स्टेट नहीं इंक्रोच कर सकता है बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू, जब तक कि उसे नहीं हटाया जाता है। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स में भले ही चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं कर रहा हो। तो चलिए आज तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करके यहाँ पे आर्टिकल 20 को अच्छे से समझते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 20 कहता है क्या है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन की बात करता है लेकिन किस रिस्पेक्ट में, ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। किसी भी तरीके का अपराध अगर किया गया तो उसके कन्विक्शन के प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करता है आर्टिकल 20। क्या कहता है आर्टिकल 20 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। किसी भी अपराध के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए मनमाने तरीके से सज़ा देना और एक्सेसिव पनिशमेंट देना, इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20 हर एक सिटीजन को, जो भी यहाँ के पर्सन है, जो भी एक्यूज्ड है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्त। कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी भी तरीके का अपराध किया है या अपराध करने के बाद उसे मनमाने तरीके से सज़ा नहीं दिया जा सकता है। जो भी लॉ में अगर कहा गया है कि 2 साल का सज़ा है, 3 साल का सज़ा है, 4 साल का सज़ा है, 6 साल का सज़ा है, तो इतनी ही सज़ा उसे मिलेगा। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है आर्बिट्ररी तरीके से, मनमाने तरीके से कि 2 साल के सज़ा की जगह पे आपको 10 साल का सज़ा मिल जाए। वही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है इस आर्टिकल में कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उस पर्सन ने अगर किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस किया है तो उसे मनमाने तरीके से सज़ा नहीं मिलेगा और ना ही एक्सेस पनिशमेंट मिलेगा। टू एन एक्यूज्ड पर्सन, जो भी दोषी पर्सन है, वेदर वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो या कोई भी लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन के तौर पर आप देखें तो कंपनीज हो सकता है या फिर कोई कॉरपोरेशन हो सकता है। अब इसी के अंतर्गत कुछ हमें यहाँ पे प्रोविजंस देखने को मिलता है आर्टिकल 20 के अंदर। और क्या प्रोविजंस है इसमें, देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिया गया है कि 3 तरीके के प्रोविजंस की बात करता है। 3 तरीके के प्रोविजंस क्या है आर्टिकल 20 के अंदर, ध्यान से समझना है। फर्स्ट है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या होता है समझिए। पहले यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहने का मतलब क्या है समझ लीजिए। नो पर्सन शैल बी, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि पहले का जो हमारा कानून है, ये मान के समझिए कि एक्स पोस्ट जो पुराने कानून है वह नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, कोई भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेंस ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। ध्यान से समझिएगा, इन सब तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को स्पीड में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कि कोई भी व्यक्ति को आप कन्विक्ट करार नहीं दे सकते हो तब तक नहीं
जब तक कि वह व्यक्ति किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया हो। और कौन सा लॉ? जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो, इन्फोर्स में हो, लागू में हो। जब तक कि उसने कोई भी लॉ को वायलेट नहीं किया है, उसे हम लोग मान ही नहीं सकते हैं कि उसने कोई भी ऑफेंस को कन्विक्ट किया है, और ना ही उसे हम लोग कन्विक्शन में कन्विक्टेड करार दे सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात क्या आता है कि सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन और फैक्ट। जिस वक्त कोई भी एक्ट को कमीशन किया गया है, कोई भी ऑफेंस को कन्विक्ट किया गया है, या फिर कोई भी ऑफेंस को एक्ट किया गया है, उस टाइम पर जो भी लॉ था हमारा, और उस लॉ में जो भी पनिशमेंट दिया गया है, जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है या पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 20 आपको क्या कहता है समझ लीजिए एक बार पूरा का पूरा। इन तमाम बातों को पूरा गौर से ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ों को ना अच्छे से डिटेल से समझना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आर्टिकल 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस को कंडक्ट किया है या फिर कन्विक्ट किया है, तो उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, आपने गलत किया या फिर किसी व्यक्ति ने गलत किया, तो उस व्यक्ति को मनमाने तरीके सज़ा नहीं मिलेगा और ना ही एक्सेसिव पनिशमेंट मिलेगा। जो भी एक्यूज्ड पर्सन हो, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, या फिर कोई लीगल पर्सन हो, लीगल पर्सन में कंपनी और कॉरपोरेशन आता है। आर्टिकल 20 के अंदर 3 तरीके का प्रोविजंस की बात करता है। हम लोग फर्स्ट प्रोविजंस क्या देखें कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस को कमिट करता है या कमीशन करता है, तो उस व्यक्ति को पुराने लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं मिलेगा। जो प्रेजेंट टाइम में लॉ है और जिस लॉ को उन्होंने वायलेट किया है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही उसे पनिशमेंट मिलेगा, पेनल्टी मिलेगा, और उससे ज़्यादा पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ प्रिस्क्राइब्ड किया गया है उस टाइम के प्रेजेंट टाइम में जो लॉ फोर्स में है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे सज़ा मिलेगा। और कोई व्यक्ति को तब तक हम उसको कन्विक्टेड नहीं कह सकते हैं जब तक कि किसी भी प्रेजेंट टाइम का लॉ को उसने वायलेट नहीं किया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखें कि दूसरा प्रोविजंस क्या कहता है दोस्त। दूसरा प्रोविजंस कहता है कि नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है समझिए। नो पर्सन शैल बी, कोई भी पर्सन जो है नहीं होगा, टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। कोई भी जो इंसान किसी भी तरीके का ऑफेंस को कमिट किया है या कन्विक्ट किया है, तो उस व्यक्ति पर प्रोसिक्यूटेड जो चार्ज लगाया जाएगा और पनिश्ड किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए मोर देन वंस नहीं किया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि एक ही अपराध को उसने 2 बार किया उसी टाइम पर, तो उसके ऊपर ये नहीं होगा कि 2 या 2 से अधिक बार उसको सज़ा मिले, कि नहीं आपने एक बार किसी गाड़ी से एक्सीडेंट किया तो 2 लोगों का आपने जान लिया, तो आप एक व्यक्ति का जो सज़ा है उसको काट लीजिए, फिर दूसरा व्यक्ति का सज़ा काटेंगे। तो ये दोनों जो कमीशन हुआ है एक टाइम पर हुआ है, तो ये जो भी आपको कन्विक्ट होगा, जो भी आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या फिर पनिश्ड किया जाएगा, तो सेम ऑफेंस के लिए किया जाएगा मोर देन वंस, नो मोर देन वंस, यहाँ समझेंगे एक से ज़्यादा नहीं, जो भी है एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्त समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि नो सेल्फ इनक्राइमिनेशन। सेल्फ इनक्राइमिनेशन का मतलब क्या है? नो सेल्फ इनक्राइमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड, कोई भी पर्सन को एक्यूज्ड नहीं माना जाएगा ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। देखिए कभी कभी आप लोग सुनते होंगे या फिर जानते होंगे कि पुलिस या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई बोलता है कि नहीं तुमने जो गलत किया है तुम इसको स्वीकार करो और लिख करके दो। ये तमाम बातें आपको देखने को सुनने को मिलता होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट में, खुद के अगेंस्ट में गवाही नहीं हो सकता है, यह बात करता है नो सेल्फ इनक्राइमिनेशन में। इनक्राइमिनेशन में क्या है कि नो पर्सन एक्यूज्ड, कोई भी पर्सन एक्यूज्ड नहीं होगा ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए, शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड। कंपेल्ड मतलब उसे मजबूर नहीं किया जाएगा
तो थाना वगैरह में कभी क्या होता है कि पुलिस ने आपको स्टेटमेंट लिखवा लिया कि लिखो तुमने अपराध किया है, गलत किया है, और आपने डर से सारी चीज़ों को ले लिया, लिख दिया। लेकिन ये जो चीज़ें आपको लिखवाया गया, ये सारा का सारा खारिज हो जाएगा जब आपका मान लीजिए आपने कह दिया जज के सामने कोर्ट में कि हमसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया, मेरा बयान फिर से लिया जाए। तो जो भी पुलिस ने आपसे लिखवाया है, क्योंकि आपने वहाँ पे आपको खुद से दोषी करार दे दिया गया, तो वहाँ पे आपने डर से कुछ भी बोल दिया, तो इन तमाम चीज़ों पर आपको नो सेल्फ इनक्राइमिनेशन की बात कहा जाता है, जहाँ पर कि खुद को अपने आप के लिए आपको गवाह होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये दोनों पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया होगा। 2 पॉइंट, नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक अपराध के लिए आपका डबल सजा नहीं होगा। दूसरी बात, आपने एक सजा को अगर काट के आ गया तो ऐसा नहीं कि फिर से आपको उसी के लिए आपको फिर से पनिश किया जाएगा। आपने एक सजा को कंप्लीट कर लिया है तो उसका फिर से प्रोसीडिंग से फिर प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो था कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि आपका जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी आपको पनिश किया जाएगा, वो प्रेजेंट लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ना कि आपका पास्ट में क्या था उससे किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल्स से हम लोग समझते हैं कि आखिर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मेन सेंस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिविटी है और क्या ये सेंस रखता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन, एक ऐसा लॉ है दैट इम्पोजेस, वो क्या करता है, इम्पोज करता है पेनल्टीज। यहाँ पे देखते चलते हैं किस तरह का पेनल्टीज को इम्पोज करता है, कौन सा लॉ दोस्तों, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो इम्पोज करता है पेनल्टीज को रेट्रोस्पेक्टिवली एंड रीएक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली और रीएक्टिवली कहने का मतलब है कि पुराने तरीके से, पिछले तरीके से इम्पोज करता है पेनल्टीज को एक्स पोस्ट लॉ। दैट इज, जिसका सेंस क्या है, अपॉन एक्ट ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेज द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट। समझिएगा यहाँ पे कि क्या सेंस कह रहा है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन समझने का ही कोशिश करते हैं। समझिए क्या बोल रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन दैट, एक ऐसा लॉ है जो इम्पोज किया जाता है पेनल्टीज को, और इसमें हमारा इररिस्पेक्टिव तरीके से भी किया जा सकता है। इररिस्पेक्टिव तरीके से कहने का मतलब है कि पुराने लॉ के अकॉर्डिंग भी सजा मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पष्ट क्या लिखा हुआ था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किसी भी व्यक्ति पर नहीं होगा। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और यहाँ पे है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि इम्पोज किया जाएगा पेनल्टीज पिछले तरीके के लॉ के अकॉर्डिंग अपॉन एक्ट ऑलरेडी डन, जो पहले या तो कोई एक्ट कर दिया गया हो या फिर जो एक्ट बाद में किया गया हो और पेनल्टी इंक्रीज भी किया जा सकता है। आगे क्या बोल रहा है कि इनेक्टमेंट ऑफ सच ए लॉ इज प्रोहिबिटेड। लेकिन इस तरह का लॉ आपको लगता होगा सुन करके कि सर एक बात बताइए, हमने अभी जो अपराध किया है तो हमें पेनल्टीज भी मिलना चाहिए अभी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, अभी हमने बताया आपको, लेकिन यहाँ पे नो लगा हुआ था दोस्त, देखिए ध्यान से, यहाँ पे नो लगा हुआ था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आपका जो एक्स पोस्ट फैक्टो है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सन को। यहाँ पे सिर्फ हम लोग मीनिंग को पढ़ रहे हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो होता क्या है, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि इसमें इम्पोज करना पेनल्टीज को रेट्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोएक्टिवली, मतलब पुराने तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि अपॉन एक्ट ऑलरेडी डन, या तो जो भी एक्ट पहले से हो चुका है, या फिर विच इंक्रीजेज द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट, या फिर बाद में उसमें पेनल्टीज को इंक्रीज करके इम्पोज किया गया है तो उसे लागू किया जा सकता है। द इनेक्टमेंट ऑफ सच ए लॉ इज प्रोहिबिटेड। अब क्या कहा जाता है कि इस तरह का लॉ को इनेक्टमेंट के लिए प्रोहिबिट किया जाता है बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। अभी हम लोगों ने क्या देखा दोस्त, क्या बोला जा रहा है कि यह जो प्रोविजंस है इसको कंप्लीटली प्रोहिबिट किया जाता है बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 20। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रोविजंस दोस्त, तो इसमें मना ही किया जाता है, इसमें रोका जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि हाउएवर, फिर भी दिस लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज। लेकिन यह जो लिमिटेशन है, यह जो लिमिटेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वह नहीं किसी भी पर्सन को
कंपेल्ड किया जाएगा या फिर कन्विक्ट किया जाएगा जब तक कि वो कोई वायलेंस नहीं किया हो, ठीक है, और उसे ग्रेटर पेनल्टी भी नहीं मिलेगा। लेकिन बट किस केस में दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को समझना। इसमें लिमिटेशंस जो इम्पोज किया जाता है वह सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है। और आगे क्या लिखा हुआ, नॉट ऑन, लेकिन ये लागू उस पर नहीं होता है जो सिविल लॉ हो या फिर टैक्स लॉ हो। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ सर कि पेनल्टी जो इम्पोज किया जा सकता है सिविल लॉ हो या फिर टैक्स लॉ हो। तो टैक्स लॉ में और सिविल लॉ में बात अगर हो तो यहाँ पर जो एक लिखे हैं ना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वैलिड है, तो ये क्रिमिनल केसेस में वैलिड है। लेकिन सिविल का मैटर हो या फिर टैक्स का मैटर हो तो ये चीज़ें लागू नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सर ये क्यों नहीं लागू होगा, क्यों इस तरह की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए, सपोज कीजिए कोई सिविल का मैटर है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई ज़मीन को एक्वायर किया है, तो जिस टाइम गवर्नमेंट ने एक्वायर किया आपका ज़मीन, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिल पाया, 1 साल के बाद 2 साल के बाद मिला या फिर 1 साल के बाद आपका प्रोसीडिंग हुआ, तो उस टाइम मान लीजिए कि 2 साल पहले जो आपका लैंड का जो पैसा था वो कम था, लेकिन 2 साल के बाद उस लैंड का वैल्यू बढ़ गया, तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको आपको पे करेगी। तो अब गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल सकती है कि हम नहीं मानेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, हम जो प्रेजेंट में है उसे देंगे या फिर जो पहले से नहीं था उसको अकॉर्डिंग देंगे, इस तरह की चीज़ें हो सकता है। दूसरी बात है कि जो पहले से जो टैक्स था उसके अकॉर्डिंग वसूल सकती है, चाहे वो इंक्रीज किया हुआ हो या फिर कम किया हुआ हो। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो जो लागू नहीं होता है वह किस में नहीं लागू होता है, वह हमारा क्रिमिनल लॉज में लागू नहीं होता है। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिवली अगर चार्ज करना हो पेनल्टीज़ को तो गवर्नमेंट या स्टेट सिविल लॉ में लागू करवा सकती है और टैक्स लॉ में लागू करवा सकती है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। इसका हम कंप्लीटली अगर बात करें एक वर्ड में तो समझ लीजिए कि इन अदर वर्ड ए सिविल लाइबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। पुराने लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है टैक्स आपके ऊपर या फिर सिविल लाइबिलिटीज़ को भी इम्पोज कर सकती है, बट क्रिमिनल केस में नहीं कर सकती है। क्रिमिनल केस में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का इम्प्लीकेशन चलेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है आगे समझिए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फर्दर दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस। लेकिन यह जो है प्रोविजंस आपको एक्स पोस्ट फैक्टो का वो आपको प्रोहिबिट्स करता है, मनाही करता है ओनली किसमें, कन्विक्शन और सेंटेंस में, अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ। सिर्फ क्रिमिनल लॉ के ही मैटर में आपको ये रोकता है, मनाही करता है कन्विक्शन और सेंटेंस में, बट नॉट ट्रायल देयरफॉर। लेकिन ट्रायल के टाइम पर ये नहीं आपको प्रोहिबिट करता है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पे एक बार गौर से ध्यान से समझ लीजिए। फिर से कह रहा है कि यह जो आपका सेंटेंस है, यह जो आपका प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन, ये आपको प्रोहिबिट्स करता है कहाँ पे, ओनली कन्विक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जब सेंटेंस का कन्विक्शन हो उस वक्त, बट वो केस कौन सा होना चाहिए, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, बट नॉट ट्रायल देयरफॉर। आगे क्या कहता है कि फाइनली इसका क्या सेंस है, द प्रोटेक्शन इम्यूनिटी, जो सुविधा या जो फैसिलिटी आपको मिला फर्स्ट प्रोविजन से, अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, आगे की ओर चलेंगे जब हम वीडियो में, तो उस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छे से समझने का भी कोशिश करेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन, हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में दोस्त। लेकिन अभी हम लोग आर्टिकल 20 पढ़ रहे हैं। जब हमारा किसी भी व्यक्ति पर ये प्रोटेक्शन जो है काम नहीं करेगा, यह जो इम्यूनिटी काम नहीं करेगा, किस केस में दोस्त, जब कैन नॉट बी क्लेम्ड केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन। एक बार यहाँ पे गौर से आप लोग समझिएगा, जब हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो वहाँ पे बात किया जाता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के। लेकिन समटाइम कभी कभी होता है क्या है कि प्रोटेक्शन आपको जो मिला हुआ है किसके प्रोविजंस के तहत में, अभी जो हम लोगों ने देखा
यह जो प्रोविजंस है इसके तहत जो आपको इम्यूनिटी प्राप्त है, जो आपको प्रोटेक्शन प्राप्त है, यह आपका इसलिए क्लेम नहीं किया जा सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन, इसलिए क्लेम नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट। अब यहाँ पे समझिए कि जियोपार्डी जो अवेलेबल है लोगों के लिए सेकंड प्रोविजन में, वह कहाँ पे अवेलेबल है, तो वह प्रोसीडिंग को लेकर के अवेलेबल है। जब कोर्ट के सामने किसी भी कोर्ट में या जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में जब कभी भी प्रोसीडिंग्स चल रहा हो तो वहाँ पर आपका डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट अवेलेबल है। सपोज कीजिए कि आपने सेम अपराध को किया है एक टाइम पर और उस अपराध के लिए मल्टीपल आपने अपराध किया, एक टाइम किया, तो उस वक्त जो है आपको जो डबल जियोपार्डी को लेकर के है ये अवेलेबल होगा। बट ये केस कहाँ पे होगा, प्रोसीडिंग्स के दौरान पे, जब प्रोसीडिंग्स किया जाएगा उस वक्त होगा कोर्ट के सामने और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के सामने। एक वर्ड में अगर हम समझना चाहें इसी बात को तो क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल, नहीं होगा इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज दे आर नॉट जुडिशियल नेचर। हम लोग यूँ कह सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्रकार से जो भी हमें फैसिलिटी मिला हुआ है डबल जियोपार्डी का, तो ये डबल जियोपार्डी इज नॉट अवेलेबल प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने किसी भी तरीके का अपराध किया है तो इसका रिव्यू के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए कोई डिपार्टमेंट के पास नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास नहीं, दे आर नॉट जुडिशियल नेचर, क्योंकि ये सब जो है हमारा डिपार्टमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ये जुडिशियल नेचर का नहीं होता है, बल्कि इस तरह का प्रोसीडिंग्स जो है आपका किसके सामने होगा, बिफोर ए कोर्ट लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के पास ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो थर्ड जो प्रोविजन है हमारा, थर्ड प्रोविजन में क्या कहता है कि सेल्फ इनक्राइमिनेशन। सेल्फ इनक्राइमिनेशन का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति खुद का गवाह नहीं बन सकता है, वो अपना पक्ष के लिए अपना गवाही खुद भी दे सकता है, अपने बारे में बात रख सकता है, लेकिन वो खुद के लिए अपराध उसको घोषित नहीं करवाया जा सकता। सेल्फ इनक्राइमिनेशन का मतलब है एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। समझिएगा कि सपोज कीजिए कि आपने को अपराध किया और उस अपराध के लिए आपको थाने में लिखवा लिया गया, आपको बोला कि लिख करके दो, या फिर आप ओरली बोलो कि आपने गलत किया है और अपना गवाह खुद बनो और आप स्वीकार करो, आपने वहाँ पे स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन पर कि ये और एक्सटेंड कहाँ तक है, दोनों तक, ओरल एविडेंस में भी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझने की हम कोशिश करें कि आखिर इसका सेंस क्या है कि हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड, और ये एक्सटेंड नहीं होगा कि भाई हमने एक बार जो बोल दिया थाने में या किसी के पास डॉक्यूमेंट्स में लिख के दे दिया तो अब इसी से मेरा ना फाइनल एग्जीक्यूशन हो जाएगा और मुझे सजा मिल जाएगा। नहीं, ये कंपलसरी नहीं है और ना ही इसे माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। आपने जो भी कुछ लिख करके दिया या बोल के दिया ये फाइनल डिसीजन नहीं होगा, और कंपलसरी प्रोडक्शन का मतलब एक प्रकार से फाइनल डिसीजन नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, या आपने कुछ दे दिया लिख करके या फिर कह दिया तो। नेक्स्ट है कि कंपल्सन टू गिव थंब इम्प्रेशन। आपने अगर किसी भी कंपल्सन के अंदर में कहीं पे थंब इम्प्रेशन दे दिया, लिख करके दे दिया, कुछ स्पेसिमेन सिग्नेचर आपने कर दिया या ब्लड स्पेसिमेंट्स आपने दे दिया, तो ये कंपल्सन के अंदर दिए हैं या फिर दे दिए हैं तो भी ये एक्सटेंड नहीं होगा, और ना ही यही जो आपने जो भी चीज़ें दिया डॉक्यूमेंट्स में या ओरल में ये कंपलसरी एग्जीबिशन बॉडी की तरह से भी काम नहीं करेगा कि नहीं आपने जो थाने में लिख के दे दिया उसी को एग्जीबिशन मान करके और इसी के आधार पर आपको सजा सुना दिया जाएगा और एग्जीबिट कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये बात करता है आपका आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का अगर अपराध के लिए लोगों के द्वारा आपको कन्विक्ट करार दिया है तो आप उसके अगेंस्ट में अपने आप को दोष सिद्ध करने के लिए आपके पास अधिकार है कि मैं दोष मुक्त हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, इसके लिए आपको यहाँ पे अधिकार दिया जाता है।
अगर हम बात करें कि फर्दर इट एक्सटेंड ओनली द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, तो ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट क्रिमिनल नेचर, जो क्रिमिनल नेचर का प्रोसीडिंग्स नहीं है उसके अगेंस्ट में ये अवेलेबल नहीं है। बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपके पास पूरा अधिकार है अपने आप को जस्टिस करने का, डिफेंड करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और आपको ये आर्टिकल 20 भी अधिकार देता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने का आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्टिकल आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं आपसे इनक्रोच किया जा सकता है, भले ही देश में क्यों ना नेशनल इमरजेंसी लगा है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने जो आपको बात बताया। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल में नए हो दोस्त, तो चैनल में आप कनेक्ट होकर के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, और फर्दर कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।